हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। हमारा ये जो चैप्टर है साइंस का चैप्टर नंबर 6, बेसिकली ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर बनने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 के नाम से है, हीट एंड टेम्परेचर, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आज हम साइंस का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करेंगे, उन्हें हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। ठीक है, यानी हम उनको छांटेंगे और आप उनकी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी डिक्लेरेशन देंगे कि भैया हमारा किसी भी पब्लिकेशन की किताब के साथ कोई लेने देना नहीं है। आपका दिल जिस किताब के साथ जमता है, जिस नोट्स के साथ जमता है, जिस टीचर के साथ जमता है, आप उस किताब, उस नोट, उस पब्लिकेशन, उस टीचर के साथ एग्री करके अपने क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन दिखा करके फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आपको सिर्फ क्वेश्चन इंडिकेट करवाना है। आपकी मर्जी उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है वो आपकी परेशानी है, क्योंकि आपने देखा है कि हम कोई भी पब्लिकेशन को ऑन नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हर पब्लिकेशन की किताब में कुछ ना कुछ गलती है जिसको हम टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहते हैं, और आज के इस लेक्चर में भी हम आपको कुछ गलतियां हाईलाइट करवाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम किसी का उतना भरोसा करते नहीं हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन इंडिकेट करवाएंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर आप अपने हिसाब से कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो उचित आंसर होगा वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हमारी ऐप में तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की चैप्टर वाइज। और आज के लेक्चर में भी हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई गलती सामने आती तो उसको भी हम करेक्ट करवा ली जाए। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं फॉर डेमो पर्पस यहाँ पर परीक्षा बोर्ड से पीडीएफ आपको शो करवाऊंगा और उसी से आपको यहाँ पर मैं इंडिकेट करवाऊंगा क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करिए या जैसे चाहे वैसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए या लिख के रखिए और एग्जाम की प्रिपरेशन को करिए। समय बहुत कम रह गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे समय से पहले पहले जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम छांट लें और उनकी प्रिपरेशन आप कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलिए बिना किसी देरी के, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक हो गया जी, यानी अकेले अकेले फायदा नहीं उठाना है, सबके साथ शेयर करना है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वैसे ही पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आ गए हम लोग, जादू शुरू करें। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, ये कम आते हैं। लेकिन हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आ जाते हैं। कभी कभार यहाँ से मैच द कॉलम का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मैच कभी कभी आता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा रहते हैं। और कभी मूड बन गया तो ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। आप देखेंगे 2017 में पुरानी किताबें चलती थी, उस जमाने में ऑब्जेक्टिव आता था, लेकिन फिर ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं पूछा गया है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आता है। तो चलिए एक एक करके हम फटाफट इनको डिस्कस करते चलेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि समय से हमारी वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि हमको क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले तो मुझे ये बताना चाहिए हर वीडियो की तरह कि इसमें से कितने नंबर के सवाल आते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आप चैप्टर्स को वेटेज देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि यार ये ज्यादा नंबर का चैप्टर है, ये कम नंबर का चैप्टर है। ज्यादा नंबर का अगर चैप्टर है तो उसको पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि वहां से कुछ छूटे ना, वो मैक्सिमम मार्क देगा। और जहां से कम नंबर के सवाल आते हैं उसको अपन ऐसे हल्के फुल्के ले लेते हैं, पढ़ो ना पढ़ो, 1-2 नंबर की तो बात रहती है। तो पहले इसका हम लोग मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर अगली बातें की जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, मार्किंग स्कीम के साथ। तो ये एक ऐसा डोमिनेंट चैप्टर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। ये कमाल का चैप्टर है, ये सीधा आपको 5 नंबर देता है जी। और कभी कभी 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहां से आते हैं, कभी 2 के कभी 3 के। 3 का तो पहले गुज़िश्ता सालों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। और आगे भविष्य में 2 नंबर के क्वेश्चन भी यहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो सॉलिड रहता है, एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सॉलिड रहता है, आ जाता है।
और एक क्वेश्चन 2 नंबर का कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, यानी बदल बदल के 1 साल 2 साल के अंतराल में 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर का तो फिक्स है, वो तो आएगा, समझ रहे हो। और 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो अगर अपन ये मान लें कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया, तो भाई 7 नंबर अगर ये चैप्टर दे रहा है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 8 नंबर, तो क्या बुराई है। एक चैप्टर अगर आपको 7 से 8 नंबर दे देता है तो क्या खराबी है। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आना ही है और एक ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। 6 नंबर भी दे रहा है तो क्या खराबी है, और 6 नहीं भी दे रहा है तो 5 तो आना ही है, तो फिक्स है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से समझिए कि भाई एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो ये आपको सीधा 1 मार्क्स दे जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा, लेकिन ये हमेशा नहीं आता ना, जो फैक्ट है वही हम रखते हैं आपके सामने, कभी आता है कभी नहीं आता। तो आप इस पे उतना भरोसा या उतना रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना अगर मॉडल पेपर उठा करके देखें या आदर्श प्रश्न बैंक उठा करके देखें तो उसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी दिखेंगे। 2 तो नहीं कहेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन कहेंगे। 3 मुझे कहना चाहिए, 2 नहीं आते, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम इसको यहीं पे सुधार लेते हैं, 2 नहीं आता, 3 का ही आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 के बीच में। और 7 से लेकर 10 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर के होते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 के बीच के रहते हैं। 4 क्वेश्चन, 2 3 4 5, क्वेश्चन 2 3 4 5 6, 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 2 नंबर के रहते हैं। और क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक जो 4 क्वेश्चन रहते हैं, 7 8 9 10, ये 3 नंबर के रहते हैं। तो 3 नंबर के सवालों में ये कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो 5 3 8 तो वैसे ही हो जाएगा जी। और एक क्वेश्चन जो है ये श्योर रहता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये फिक्स रहता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया है, समझ गए। ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अगर अपन ऑब्जेक्टिव को छोड़ भी देते हैं, समझ रहे हैं। तो भाई 2 क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर की बात हम करते हैं, 2 क्वेश्चन आपको, ये आपको 8 नंबर देगा। इधर भी तो 3 नंबर ही हो जाएगा फिर ना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमको 8 मार्क्स अगर अपन ऑब्जेक्टिव छोड़ते भी हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे तो ये 9 नंबर बन जाएगा। ठीक है, 9 नंबर बनता है। तो कभी आप मान लो आया नहीं आया, तो अपन मान लेते हैं नहीं आया, तो 8 नंबर तो कहीं नहीं गया ना जी, 7 नंबर तो कहीं नहीं गया। समझ में आ रही बात, भावनाओं को समझना, 6 से 7 नंबर ये चैप्टर दे के ही जाएगा। तो मैं तो यही उम्मीद लगाऊंगा कि कोई भी बच्चा जो बुद्धिमान है वो इस चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये बड़े नंबर देने वालों में से एक चैप्टर है। ठीक, अब आइए अपन बात करते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में कि ये कब कब दिखते हैं, कहां कहां दिखते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, कि ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हर साल नहीं आता। ठीक है, आप 2024 का पेपर देखिए, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया है तो 25 में आ सकता है। समझ आई बात। तो ये कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में, या तो क्वेश्चन 15 में दिखेगा या 16 में दिखेगा। समझना, अब मैं जो बारीकी समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप पूरा चैप्टर देखोगे उसमें लेंदी क्वेश्चन खाली 2 या 3 ठो मिलेंगे। लेंदी क्वेश्चन नहीं होने के बावजूद भी यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को कंबाइन करके। इसीलिए जो बातें मैं समझा रहा हूं एकदम कान खोल के बहुत ध्यान से समझिएगा। इतनी बारीक चीजें हम आपके सामने लेकर के आते हैं, तभी तो भैया मशहूर हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन का फंडा क्या रहता है। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है यहां पर, ये असल में 2 छोटे छोटे क्वेश्चनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। कभी सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता है, और हमेशा सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। 90% चांस ये होता है कि 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको कहां दिखता है, पहले पूरा मार्किंग स्कीम समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। देखना, पेपर में आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है या क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16, यही 2 क्वेश्चन रहते हैं जो 5 नंबर के आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में से। ठीक है, यही दो क्वेश्चन है जो 5 नंबर के रहते हैं, 15 या 16। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आता है, तो ध्यान से देखना। मान लो क्वेश्चन नंबर 15 में आया ये क्वेश्चन, तो ये क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट बनाएंगे। जैसे यहां एक क्वेश्चन लिख दिया, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, हो गया। अब आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 18 तक, सब में ऑप्शन रहता है, तो इसमें भी ऑप्शन रहेगा। ठीक, अब ऑप्शन में इधर कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहां देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में ये फंस गया। ठीक, तो यहां पर भी क्या हो सकता है, अब मैं दो ऑप्शन आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक तो ये होगा, ये टुकड़े टुकड़े में आएगा, दो छोटे छोटे क्वेश्चन कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाएगा, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 ही। ये जो मैंने यहां पर बनाया है ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 ही, लेकिन इसमें दो टुकड़े रहेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा, 1 और 2 करके, दोनों मिला के 5 नंबर देगा आपको। और कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, और यही सिंगल क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका 5 नंबर का रहेगा, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इसके ऑप्शन में क्या आएगा, ठीक, क्योंकि हमको तो ऑप्शन दिखता है कोई एक बनाना रहता है। ठीक, कोई एक ही बनाना रहेगा ना दो में से। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम्स ऐसा देखा हमने कि सेम चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सेम, यानी 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 ये चैप्टर नंबर 6 से ही ऊपर का एक क्वेश्चन आ गया, भले वो दो पार्ट में आए या एक पार्ट में आए, चैप्टर 6 से ही ये क्वेश्चन रहता है। और कभी हमने देखा इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहता है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से दो टुकड़ों में रहेगा, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, और ये भी एक साथ मिला करके 5 नंबर हमको देता है। और मजे की चीज ये है प्यारे बच्चों कि ये भी चैप्टर नंबर 6 से ही रहता है, समझे आप। यानी चैप्टर 6 ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रहा है या दिख रहा है या दिखने वाला है, ठीक है, ये ऐसा चैप्टर होने वाला है प्यारे बच्चों कि दोनों ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम चैप्टर से रहेंगे। और ये कैसे आएंगे, दो दो टुकड़े में। पहला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो उसमें दो पार्ट रहेंगे, इसी चैप्टर से दो छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के 5 नंबर का बना लिया जाएगा। ऑप्शन वाला भी आप देखोगे इसी के, तो भी दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सेम चैप्टर से दो क्वेश्चन बना लिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ऑप्शन में जो दो पार्ट मैंने बना दिए हैं इधर, ये दो ना होके बल्कि एक ही पार्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर चैप्टर नंबर 6 के ऑप्शन में चैप्टर नंबर 6 का ही क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर इसके ऑप्शन में आता है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। अब इसमें भी वो चाहे तो ऐसे दो क्वेश्चंस मिला करके वो एक क्वेश्चन बना लें, या सिंगल भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। सिंगल भी आता है, डबल भी आता है, तो सिंगल डबल का भेदभाव मत करिएगा, कभी सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर के लिए और कभी दो टुकड़े में क्वेश्चन दे देता है। लेकिन चैप्टर समझना आपने ना, वो जो भी क्वेश्चन होंगे आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आज समझ में आई बात, समझ गए। तो चैप्टर 6 के ऑप्शन में या तो चैप्टर 6 आएगा या चैप्टर 6 के ऑप्शन में चैप्टर नंबर 12 आएगा, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर 12 को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें इलेक्ट्रिक मोटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरेटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे, बार मैग्नेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है चैप्टर 12 में, हम आपको बताएंगे कि वो कौन से क्वेश्चन हैं। समझ आई बात, तो याद रहेगा। तो देखो मैक्सिमम चांस तो यही है कि चैप्टर 6 के साथ चैप्टर 6 ही आएगा ऑप्शन में, तो आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, यानी आपको चैप्टर 6 ही पढ़ना है, इसी के दो क्वेश्चन बनाने हैं, समझे आप। अच्छा, कभी कभी ये होता है, एक दूसरा फॉर्मेट समझिएगा, कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, देखना कि एक क्वेश्चन वो बनाएगा चैप्टर 6 से, और इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा वो बनता है चैप्टर नंबर 12 से, और इनको मिला करके वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाता है, समझे। और इसके ऑप्शन में, ये तो अभी एक क्वेश्चन हो गया, इसके ऑप्शन में फिर यही काम करेगा, वो क्या करेगा कि एक क्वेश्चन फिर किससे बनाएगा, चैप्टर 6 से, और दूसरा क्वेश्चन किससे बनाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाएगा चैप्टर 12 से, और ये ऑप्शन में रहेगा। तो अब आप फंस गए, क्योंकि चैप्टर 6 ही पढ़ने से काम नहीं चलना है, खाली 2.5 नंबर बनेगा,
समझ आई बात? जब दोनों बनाओगे तब ना 5 नंबर बनेगा। या तो ऊपर वाला बना लो, ये सब किस में आ रहा है, क्वेश्चन 15 में या क्वेश्चन 16 में, दो में से कहीं एक आपको दिखेगा। समझ रहे हैं आप? तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि चैप्टर 6 से एक क्वेश्चन उठा लिया छोटा सा, और एक क्वेश्चन उठा लिया छोटा सा चैप्टर 12 से, और दोनों को मिला करके 5 नंबर का एक क्वेश्चन बना लिया। अब जैसा पैटर्न यहां रखा है वैसे पैटर्न इसके ऑप्शन में रख देगा। अब आप फंस गए। अब आपको चैप्टर 6 बस से काम नहीं चलना, अब आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 12 दोनों मिला करके जब आप लिखेंगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये 2-3 तरह के पैटर्न इस चैप्टर के साथ चलते हैं। मैंने तीनों पैटर्न आपके सामने रख दिया। इसीलिए इस चैप्टर की महत्वता को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए, और इसको एकदम समय निकाल के प्रेफरेंस दे करके हर हाल में मर के जी के बॉटल चढ़वा के बॉटल ले के इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, इसको छोड़ना नहीं, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यहां से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेटिव क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। समझ आई बात? और यहां से चित्रकला वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन, उसके नाम पूछता है डायग्राम देके। यानी जो कुछ भी पूछा जा सकता है, हर लिहाज से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई इसमें आपको छुट्टी नहीं दी जाती, भेदभाव नहीं किया जाता, एकदम कड़ाके के साथ सवाल पूछा जाता है। तो आई होप यहां तक आप मुझसे एग्री होंगे। तो कमेंट करके बताते भी रहना मुझे कि मैं जो इधर हल्ला कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताएंगे। ठीक, तो तीनों पैटर्न मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू से, फिल इन द ब्लैंक से, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर तो देगा ही देगा। 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है इस साल, चांस भी है 3 नंबर का क्वेश्चन आने का। 8 नंबर भाई ये देगा। अगर दोनों क्वेश्चन फंस गए तो 8 नंबर कहीं नहीं गया आपका। ठीक, फिर हम इसका जो रहा कहा बचा कुचा कसर है वो 12वें चैप्टर में निकाल लेंगे, ताकि आपके दोनों कॉम्बिनेशन मिला करके 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाइयों। ठीक, तो आ जाते हैं ऊपर, और हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। फटाफट कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी, ताकि कुछ छूटे ना। ठीक, देखते जाइए ना। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली का गुड कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी से पास हो जाए, कॉपर वायर, ये तो सबको पता है। मेटल जो भी दिखेगा आप उसको करेक्ट कर लेंगे। टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी नापने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा अपरेटस यूज किया जाता है? डिवाइस, मशीन। तो किस में नापते हैं जी? करंट, एमीटर में नापते हैं। ठीक, फॉर ए कंडक्टर वायर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। वी और आई का रिलेशन क्या होता है? तो हम सबको पता है वी प्रोपोर्शनेट टू आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज ओम्स लॉ। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलती? आई इधर डिवाइड में भेज दीजिए, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, आर इज ए कांस्टेंट, और ये v अपॉन आई का रेशियो है। कोई भी चीज जब डिवाइड में लिखी जाती है तो वो रेशियो कहलाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, v और i का रेशियो जो है कांस्टेंट हो जाता है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट ना होता है, तो ये डेफिनेट रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक apparatus हैज द रेसिस्टेंस 22 ओम। यहां पर साइड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 22 ओम, ओम का निशान है ये। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, V कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस? 220 वोल्ट। ठीक, द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट ऑन द कनेक्टिंग विथ इलेक्ट्रिक सोर्स। शब्दों का बड़ा इनमें झोल झाल रहता है जी, सही स्टेटमेंट तक नहीं लिख पाते इन लोग। आपसे करंट पूछ रहा है, तो देखो 3 चीजें आई गिवन, इस तरह बना लेना। गिवन में 3 चीजें आई, रेसिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, इन तीनों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है? यही ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आपको क्या निकालना है? आई बचाओ, तो R को इधर आपको भेजना पड़ेगा, तो ये V के डिवाइड में आ जाएगा। समझ रहे हो? अब इनकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तो देखो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है? 20। इसको काट दो, 22 1 जा 22, और ये 10 का जीरो है, यही है, दिस इज 10। करंट है तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। है कोई ऑप्शन हमारे पास? ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो आंसर है टंगस्टन। लेकिन इसका आप बुक में आंसर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, जो हमने शुरू में कहा था कि गलती हम हाईलाइट करते जाएंगे। देखो ये है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन का इन्होंने बी ऑप्शन चुना है।
और पांचवी का बी है एल्यूमिनियम, जबकि एल्यूमिनियम यूज नहीं किया जाता बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, टंगस्टन यूज किया जाता है क्योंकि ये हाईली रेसिस्टिव मेटल है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से भी ज्यादा, तो टंगस्टन यूज किया जाता है। पकड़ा गई गलती, इसीलिए हम डिक्लेयर करते रहते हैं कि भैया किसी पब्लिकेशन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब में गलती मौजूद है। एक गलती यहां से, इसको आप सुधार लेना। यहां क्या लिख लोगे, सी, बी, क्वेश्चन 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, ये अभी अभी तो लिखा हमने, ये देखो कहां गया जी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी प्रोपोर्शनेट टू आई, ये लिख रहे थे ना, वी अपॉन आई इक्वल टू आर, वी अपॉन आई इक्वल टू आर, ये वी अपॉन आई इक्वल टू आर, ये लिखा हुआ है, ये देखो वी अपॉन आई इक्वल टू आर, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ओम्स लॉ। आगे देखिए, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस R1 एंड R2 व्हेन दे आर कंबाइंड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में दो रेसिस्टर हम जोड़ दें तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे, ठीक, ये पैरेलल कनेक्शन है, इधर मान लो बैटरिया लगा दिए, इधर स्विच लगा दिए और ऐसे जोड़ दिए, ये बैटरी है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक, दो रेसिस्टर हमने लगा दिए, पैरेलल कनेक्शन हो गया, समझ रहे हो। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, अब थोड़ा नीचे आ जाए, हमको पन्ने की आवश्यकता है, पेज की आवश्यकता है, देखना, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सीरीज में ये खाली R1 प्लस R2 हो जाता है, लेकिन पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। इसका जब एलसीएम लोगे तुम, अच्छा ये तो 1 अपॉन होना चाहिए ना, इक्विवेलेंट भी है ना जी, 1 अपॉन, सब चीज 1 के अपॉन में रहता है, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, R1 R2, R1 से डिवाइड करोगे R2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा R2, R2 से डिवाइड करोगे R1 बचेगा, R1 मल्टीप्लाइड बाय 1 R1, ये आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल लो, उल्टा करो, तो ये भी ऐसे उलट पलट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 चढ़ गया ऊपर, और R2 प्लस R1 को हम R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, किसी को भी पहले या बाद लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं, क्या ये किसी के साथ मैच करता है, देखो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 मिल गया। तो इस तरह से चीजों को समझने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मेजर्ड बाय अमीटर, अमीटर से क्या नापा जाता है, ये अभी एक क्वेश्चन आया था ना इधर, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, तो यही तो अमीटर से कहाँ नापते हैं, इसमें लिखा था करंट को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता था, हमने अमीटर बोला था, इसी को घुमा के पूछ लिया, अमीटर से क्या नापा जाता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो भैया जहां गलती है वहां हम मेंशन करते जाएंगे, अब जरूरी नहीं हम हर चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ें और गलती निकालें, गलती बहुत सारी है, आप लोग समझदार बच्चे हैं, आराम से पढ़ के गलती इसकी हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विल बी, अगर कोई रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, आंसर है बदल जाता है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट रहता है या डिसिमिलर रहता है। तो आप इसमें डिफरेंट भी लिख सकते हैं और डिसिमिलर भी लिख सकते हैं, इन्होंने आंसर में डिसिमिलर शब्द यूज किया, आप डिफरेंट या डिसिमिलर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन ईच रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट विल बी, पैरेलल में जब हम रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, हर रास्ते से अलग अलग करंट जाती है, तो करंट भी डिफरेंट हो जाती है, तो यहां भी आप डिफरेंट शब्द यूज कर सकते हैं या डिसिमिलर शब्द यूज कर सकते हैं, डिफरेंट या डिसिमिलर, समझ रहे हो। अब इसको समझने के लिए आपको हमारा लेक्चर देखना पड़ेगा जी डिटेल के साथ, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये चैप्टर समझ ही नहीं आता और मैं बड़े मजे के साथ पढ़ाता हूं, ठीक। देखना मैं दो कनेक्शन समझा ही देता हूं आपको, ये है सीरीज कनेक्शन R1 R2 R3, ठीक, और इधर ये एक रेसिस्टर बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, और सबको ऐसे सबका एक एंड आपस में जोड़ दिया, दिख रहा है, ये आपस में जुड़ गए, ये आपस में जुड़ गए, इधर सब ये आपस में जुड़ गए दूसरे एंड, ठीक। ये है मान लो R1, ये है R2, अब थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं मैं, ये R3, ठीक, इधर इसको निकाल दो, इधर इसको निकाल दो, तीन रास्ते हो गए। तो जब आप
इसको बैटरी से जोड़ोगे, देखना ध्यान से ना, हमने इसको बैटरी से ऐसे जोड़ा, इधर स्विच लगा लिए ये, ठीक, ये पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, इसको भी बैटरी से जोड़ दिए ऐसे, ठीक, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक। तो देखो जब बैटरी से जब करंट जाएगी यहां से, करंट करंट तो करंट को जाने के लिए सिंगल रास्ता है, तो पूरी की पूरी करंट R1 से भी जाएगी, R2 से भी जाएगी, R3 से भी जाएगी, क्योंकि रास्ता एक ही ठो है, तो पूरा का पूरा करंट सेम रास्ते से जाएगा, तो पूरे रास्ते में करंट सेम रहेगा। लेकिन जब यहां से करंट चलती है पैरेलल वाले में, ये पैरेलल है ना, और ये है आपका सीरीज, ठीक। तो जब यहां से करंट जाएगी ए पर पहुंचेगी करंट, तो करंट को तीन रास्ते मिलेंगे, तो थोड़ा सा करंट यहां से चला जाएगा I1, थोड़ा सा करंट यहां से चला जाएगा I2, और थोड़ा सा करंट यहां से चला जाएगा I3। करंट क्या हो गई, बट गई, करंट डिवाइड हो गई, तो यहां अपन लिख देते हैं करंट को I, और ये क्या हो गई, डिवाइड या डिफरेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, डिसिमिलर, डिवाइड, डिफरेंट, तो मैं डिवाइड लिख देता हूं, समझ रहे हो। और यहां करंट कैसा रहेगा सीरीज में, आंसर है सेम, सिमिलर लिख दो, सेम लिख दो, इक्वल लिख दो, कुछ भी बोल दो, ठीक। अब वोल्टेज का देखना, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये रेसिस्टेंस सीरीज में देखना, R1 R2 R3 अलग अलग होगा, तो चार्ज को एक कोने से दूसरे कोने में फ्लो कराने के लिए बैटरी को अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस अलग हो जाएगा, R2 के अक्रॉस अलग हो जाएगा, R3 के अक्रॉस अलग हो जाएगा। तो पोटेंशियल का क्या होता है, V यानी पोटेंशियल, ये डिफरेंट हो जाता है, ये डिवाइड या डिफरेंट, डिसिमिलर एक ही चीज है ना। और यहां देखो भाई, इसके दो एंड भी सेम बैटरी के साथ जुड़े हैं, R2 वाले दो एंड भी सेम बैटरी के साथ जुड़े हैं, R3 वाला एंड भी सेम बैटरी के साथ जुड़ा है, तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, तो इसमें जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, डिवाइड नहीं होता। तो ये चीज अगर आपको ध्यान में रहेगी तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक। तो हमसे क्या सवाल पूछा गया था, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में, इन ईच रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट विल बी, तो करंट कैसा होगा, पैरेलल में करंट का क्या होता है, करंट बढ़ जाती है। अब आप ये डायग्राम देख लो, पैरेलल में करंट I1 I2 I3 नहीं हो गई, यहां पर देखो बढ़ गई ना, तो डिसिमिलर हो गई करंट, ठीक। तो ये दो डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वी शो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक इन किलोवाट आवर, बिजली का जो खपत होता है घर में उसको किलोवाट आवर से दिखाते हैं या और किससे दिखाते हैं, तो हमारा आंसर है यूनिट से। किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं, जिसका घर में बिजली का बिल आता है, कितने यूनिट बिजली आपने जलाया उसके हिसाब से बिल आएगा, तो यूनिट को ही किलोवाट आवर बोलते हैं। तो किलोवाट आवर और यूनिट एक ही चीज है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट इज नोन एज, वो वाली करंट जिसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, फ्लो की डायरेक्शन, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी इधर कभी इधर, उस करंट को क्या कहते हैं, आंसर है अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मैं शॉर्टकट में AC लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। अगला क्वेश्चन, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स, क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके लिए आप हमारे लेक्चर्स देखिए, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट हमने बनाई है वॉट। अब ये भी गलत छपा हुआ है आपकी पुस्तक में, दिखाता हूं आपको ना, दूसरा ब्लंडर, सेवंथ, ये देखो सेवंथ में क्या लिख दिया इसने, यूनिट और किलोवाट आवर, छाप दिया ना गलत। पावर की यूनिट वॉट होती है, ये यूनिट और किलोवाट आवर नहीं होती, ठीक, यूनिट पर किलोवाट आवर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, SI यूनिट वाट होती है पावर की, ठीक। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज ओम, तो ओम आप चाहें ऐसे लिख लें या आप चाहें ऐसे बना दें, ऐसे ना, ये, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेसिस्टेंस, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा तो जी, ये सेम क्वेश्चन है ये दोनों, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खाली स्थान शुड बी यूज्ड, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए क्या यूज किया जाता है, अर्थिंग या अर्थ वायर। तो अब ये आंसर आप यहां से देख लिख सकते हैं, 10वां अर्थ वायर या अर्थिंग भी लिखा जा सकता है ना। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस की एसआई यूनिट 2022 में पूछी गई है। और मजे की चीज ये गलत छापे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ओम मीटर छाप दिए हैं, ये गलत है, गलत है है ना, तीसरी गलती, तीसरी गलती है ना, हाँ, इसीलिए हम ऑन नहीं करते जी किसी पब्लिकेशन को, समझे। देखो कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी 1/ओम, 1/ओम। कंडक्टेंस को अपन मान लो सिग्मा से दिखा देते हैं, इसकी यूनिट क्या हो गई 1/ओम। और 1/ओम को जब ओम ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका बन जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स ऊपर जाके, या ओम इनवर्स को अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे ए ये सिंबल है, और इस सिंबल को पढ़ा जाता है मो, क्या पढ़ते हैं, मो, ठीक। या 1/ओम को अगर मो नहीं भी पढ़ना है, मो ही पढ़ते हैं एक्चुअली, क्योंकि ओम का उल्टा हो गया। अरे जब सीधा सीधा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे OHM, इसको उल्टा कर दो ऐसे लिख लो, तो पहले M लिख लो, फिर H लिख लो, फिर O लिख लो, मो। तो मो होता है कंडक्टेंस का यूनिट, क्या होता है, मो समझे, मो होता है कंडक्टेंस का यूनिट। या 1/ओम का हमने एक और नाम रखा है, इसको बोलते हैं साइमन। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था ना, तो साइमन भी हम यूज करते हैं, साइमन, इसका सिंबल जो है एस यूज किया जाता है। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो साइमन भी बोला जाता है या मो बोला जाता है, समझ आई बात। लेकिन ये ओम मीटर नहीं बोला जाता, किधर चला गया ऊपर, तो ये गलती सुधार लेना ना, साइमन लिख लेना या मो लिख लेना, मो ज्यादा कन्वीनियंट है। तो ये ओम मीटर नहीं होता मेरे भाई, सुधार लेना। आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ, इसमें गलती है ना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। चेक कर लो सही छपा है, सही छपा होगा। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर, सही है, सही है। अब पढ़े लिखे होगे तो समझ जाओगे, गलती कहां कहां तक हम गलती बताते रहेंगे। देखो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, इसमें ये रो जो है ये रेसिस्टिविटी है, तो ए भेज दो आर के पास, R इंटू ए, एल आ जाएगा डिवाइड में, ये बन गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम, एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, ये 1 मीटर कट गया, ये बचा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम और 1 मीटर, ओम मीटर होती है रेसिस्टिविटी की यूनिट, ठीक, तो वो सही छापे हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्टेंस गलत छाप दिए है ना। अब आ जाओ जोड़ी बनाओ अभियान में, ये भी आप देख सकते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, ओम, सही है, ये पहला हो गया। ऐसे बना दूं जोड़ी, चलेगा, ठीक। पोटेंशियल मेजरिंग अपरेटस, पोटेंशियल नापने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ये दूसरा हो गया। ये लगा देते हैं तीर का निशान, हालांकि तीर के निशान में गड़बड़ी ना हो जाए कहीं, है ना। रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जब रेसिस्टेंस जुड़ता है तो सभी रेसिस्टेंस आपस में ऐड हो जाते हैं, ये तीसरा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है, तो वो ये वाला है, ठीक, ये चौथा हो गया अपना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग अपरेटस, इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं, अमीटर, ये पांचवा हो गया। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो बच गया इलेक्ट्रिकल मोटर, यही होगा, ये छठवां हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, 2019 में पूछा भी गया है ये, ठीक है। हालांकि इसको चैप्टर नंबर 12 में रखना चाहिए था, इलेक्ट्रिक मोटर के टॉपिक में, यहां गलत डाल दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर चैप्टर 12 में आएगा, या चैप्टर 18 में रखना चाहिए था इसको, ये यहाँ गलत जगह आ गया है, ठीक। अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो उतना गलत भी नहीं है, सही है, लेकिन एक्चुअल में इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्वेश्चन आंसर क्या पढ़ना है, पहले हम थोड़ा सा टाइम देख लें कि कई मिनट का वीडियो यहीं तक बन गया, 34 मिनट हो गया। अब हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करने हैं और आपसे अलविदा लेना है, ठीक। पहला सवाल देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो आना चाहिए, क्या होता है डेफिनेशन भाई, करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। यानी 1 सेकंड में कितने चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हैं, जितने भी चार्ज 1 सेकंड में गुजरेंगे उन चार्ज की गिनती को ही हम क्या बोलेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड। तो करंट का फॉर्मूला हो गया, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T, ठीक है। तो अब हमसे अगर डेफिनेशन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो डेफिनेशन, हालांकि यहां पर इन्होंने 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन छाप दिया है,
क्वेश्चन क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बिल्कुल सही सवाल है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर डिफाइन करना है, 1 एम्पियर। खाली इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन, ये क्वेश्चन समझने में बड़ा हेर फेर हो जाता है। हमको ये लगता है कि देखो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करो, तो अपन लिख देंगे सीधे नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको नंबर मिलेगा 0। समझ आई बात? इस तरह नहीं देखना है आपको, ये देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उन्होंने पूछा है डिफाइन करना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं, करंट की यूनिट को। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है। तो करंट का फॉर्मूला तो ये हो गया, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सबको 1 1 कर दो। तो जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी गेट को क्रॉस करेगा तो उस समय कितनी करंट मानी जाएगी, 1 एम्पियर। समझ आई बात? तो ये देखिए, when 1 coulomb of charge flows through any cross section area of conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो पढ़ने योग्य नहीं होगा हम उसको वैसे ही हटवा देंगे। what will happen if emitter is connected in parallel combination, छोड़ दीजिए। कैन यू टेल बाय सीइंग ओनली इलेक्ट्रिक करंट, छोड़ दीजिए। जिसको इलेक्ट्रिक करंट शॉक लगेगा तो उसको रिमूव करने के लिए वुडन या रबर का बैटल क्यों यूज किया जाएगा, ताकि क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ने योग्य क्वेश्चन ही खाली यहां पर हम पढ़ेंगे। एक आप ये प्रिपेयर कर लीजिए, हीटिंग इफेक्ट। हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन ये बनना चाहिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में चेंज होती है तो उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट से हीट पैदा करवाना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करना। जो भी डिवाइस इसमें यूज में आते होंगे वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, देते तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन उसमें से हीट भी पैदा हो जाती है। वो आयरन प्रेस आता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, देते हो आप उसको बिजली, लेकिन वो हीट पैदा करता है। इसी प्रकार से हीटर हो गया। तो ये कुछ कुछ डिवाइसेस आपको याद रखने, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन ये है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल अप्लायंसेस आर कंबाइंड बाय पैरेलल कनेक्शन, व्हाई। इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल प्रश्न बैंक में डाला गया है और आपके मॉडल पेपर में डाला गया है, आदर्श पेपर में डाला गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे क्या पूछ लिया, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल अप्लायंसेस आर कंबाइंड बाय पैरेलल कनेक्शन। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है ना बिजली का, उसमें जितने डिवाइस लगते हैं, यानी बल्ब लग गया, पंखा लग गया, टीवी लग गया, फ्रिज लग गया, एसी लग गया, कुछ भी लग गया, बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण है, वो पैरेलल कनेक्शन में क्यों होता है। पैरेलल का मतलब होता है दो तार जाती है ना, दोनों तार के बीच में डिवाइस लगे रहते हैं। कोई भी डिवाइस दो तार के बीच में ही लगती है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो पैरेलल में क्यों लगा होता है, ये सवाल है। इसी सवाल को घुमा के इस तरह से पूछा जाता है कि घर की डोमेस्टिक होम अप्लायंस के जो डिवाइसेस होते हैं वो सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट किए जाते। यहां क्या पूछ लिया कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, और इसी को घुमा के क्या पूछा जा सकता था कि सीरीज में क्यों कनेक्ट नहीं किया जाता। तो जवाब तो एक ही है, सवाल घुमा फिरा दिया जाएगा बस। तो आपको ये लगेगा भाई मैं पैरेलल वाला याद करके आया था, सीरीज पूछ दिया। सवाल वही है, आराम से पढ़ना है, समझना है और आंसर लिखना है। तो देखिए ये प्रिपेयर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने बताया ना 2 क्वेश्चन कंबाइन करके बनाता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही कंबाइन होकर 5 नंबर बनते हैं। तो ये सवाल भी उसमें एक बन जाएगा। तो देखिए कुछ आंसर क्या, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल अप्लायंसेस आर कंबाइंड बाय पैरेलल कनेक्शन बाय विच डोमेस्टिक अप्लायंसेस में गेट द करंट इन कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस। सही आंसर है। अब मैं यहाँ फिलहाल समझाने नहीं बैठा हूं, मैंने अदरवाइज डिटेल के साथ ही लेक्चर्स कवर करवाए हुए हैं। अगला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न बैंक, परीक्षा बोर्ड सब में डाला गया है, वो ये है, डिफाइन पोटेंशियल, और उसका एसआई यूनिट लिखना है। अब पोटेंशियल के कई तरह के डेफिनेशन होते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा, ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, खाली यहां से पढ़िएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बस यहां से शुरू करिए और यहां खत्म कर दीजिए, इसको याद कर लीजिए। हालांकि ऊपर वाला भी कुछ ठीक है, लेकिन हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी एक सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल को बताने के लिए। तो भैया इसको पढ़ लीजिएगा। इसका एसआई यूनिट यहाँ पे नहीं छपा हुआ है, एसआई यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, देखो एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ये भी लिखना रहेगा अलग से आपको। समझ आई बात? तो इसको पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पावर भी आपसे बनना चाहिए। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है 1 सेकंड में, उसको पावर बोलते हैं। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लेंगे, ये भी आपसे इस साल पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो कोई एक लाइन प्रिपेयर कर लेना, कि बहुत बड़े बड़े आंसर आपको देखे घबराहट लगता होगा, सब नहीं पढ़ना है जी। ये
एक आंसर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस। बस यहां तक पढ़ लो, और अगर ये समझ में नहीं आता तो ये इन अदर वर्ड्स खाली यहां से लिखना, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। रेट शब्द अगर लिख दिया तो फिर टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहां लिख दिया है रेट। ठीक है, तो चाहे ऊपर वाला पढ़ लो चाहे नीचे वाला पढ़ लो, कोई एक लिख देना, एक लाइन का आंसर है, बस हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ये आपसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको और कुछ कुछ बताता हूं। ठीक, छोटे छोटे जितने क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये 1 वोल्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने के लिए तो नहीं पूछा जाता, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है मेरे भाई, जितने न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल में तो भाई कोई भेदभाव नहीं है, वो आता है। जैसे ये 2024 में आया तो 25 में आप उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं आएगा, तो आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन है बहुत आसान। तो एक बार मैं इसको बता देता हूं जल्दी से, और यहाँ भी जितने क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी होता है ना, कभी एक छोटा सा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दे देगा 1-2 लाइन का, उसके साथ में एक न्यूमेरिकल दे देता है। तो जब 2 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 6 से, तो एक आपको डिफाइन के लिए दे देगा और एक आपको न्यूमेरिकल चिपका देगा, दोनों मिला के आपको 5 नंबर देगा। समझ आई बात? तो चलिए शुरू करते हैं, इसको किस तरह से टैकल करना है ध्यान से देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट 0.4 एम्पियर, इसका सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं मैं ना, गिवन बनाएंगे फटाक से। क्या दिया हुआ गिवन में? इलेक्ट्रिक करंट कितना, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे दिखाते हैं? आई से। कितना दिया है? 0.4 एम्पियर। एम्पियर को ए फॉर एप्पल से दिखाना है, एम्पियर को ए फॉर एप्पल से। 0.4 एम्पियर फ्लोस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर 10 मिनट्स। टाइम दे दिया, 10 मिनट्स, लेकिन हम टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड में यूज करते हैं, तो इसको तुरंत सेकंड में चेंज करो। जैसे ही आप 10 को ढकोगे मिनट दिखेगा, 1 मिनट यानी 60। तो आप इस 10 को क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में चेंज हो गया। तो कितना हो गया ये? 600 सेकंड। याद रखना हर चीज एसआई यूनिट में लेते हैं, तो जैसे करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ये चल जाएगा। टाइम की यूनिट मिनट नहीं होती, सेकंड होती है, इसलिए इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। हो गया चेंज। आगे देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। हमको क्या निकालना है? चार्ज की क्वांटिटी। अब देखो कितनी चीज इन्वॉल्व हुई, आई, टी और क्यू। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यहां हम लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। वैल्यूज को पुट कर दो। करंट की जगह क्या लिख दिए? 0.4। चार्ज हमको निकालना है, टाइम कितना बनाया एसआई यूनिट में? 600। तो हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। दिस इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 600 इज इक्वल टू क्यू। देखते जाना ना, फटाफट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आपके सामने यहीं पर। अब 0.4 को क्या लिखना है डेसिमल हटाने के लिए? दिस विल बी रिटन एज 4/10। डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के आगे एक डिजिट है, 0 लगा दिए, मल्टीप्लाइड बाय 600। एक 0 तो यहीं से कट गया, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 6 4 जा 24 और एक 0 बचा है ये। अब ये चार्ज है, चार्ज यूनिट कूलम में होती है, तो ये आ गया 240 कूलम। आंसर मैच कर लो, ये देखो 240 कूलम। बहुत आसान है, बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसका सॉल्यूशन यहां पर बनाएंगे। हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो क्या हमको करना है? थोड़ा पन्ना ऊपर करते हैं। ठीक, ज्यादा ऊपर चला गया क्या? हाँ, हाउ मच वर्क डन निकालना है। वर्क विल बी डन इन कैरिंग ए चार्ज, ये चार्ज दिया है ना 2 कूलम का चार्ज, तो गिवन में चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम का। ठीक, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। और हमसे क्या पूछा है? वर्क डन। वर्क डन, तो हम ये देखेंगे कि 3 चीज इन्वॉल्व हुई, चार्ज इन्वॉल्व हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व हो गया, वर्क डन इन्वॉल्व हो गया। इन तीनों से मिलकर फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला बनता है? तो हमको ये पता है कि भैया हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए एक चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है, वही 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वैल्यू पुट करो, v की जगह क्या लिखना है? 10। वर्क डन अपने को निकालना है, चार्ज की जगह क्या लिखना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, यहां पर लिख देता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये कितना हो गया? 20। और वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, तो ये अपना आ गया 20 जूल। ठीक, 20 जूल हमारा आ गया, समझे? 20 जूल हमारा वर्क डन निकल गया। अब आप मैच कर लीजिए, 20 जूल आपका आंसर दिखेगा आपको। ठीक है,
दिख रहा है 20 जूल ये। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को अपन फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट, वो ये है, व्हाट इज फ्यूज। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और रहता है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं। तो ये भैया सबसे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जब आप अपने बुक में देखोगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है, वहां से इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन आएंगे, और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। फ्यूज क्या है, घर में अपन लगाते हैं ना फ्यूज, यानी घर में जो खंबे से हमारे घर में तार आती है, पहले वो फ्यूज में जाती है, उसके बाद फिर घर के बाकी अप्लायंसेस के लिए हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो फ्यूज क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट प्रोटेक्ट सर्किट, मेन काम होता है हमारे घर के सर्किट को प्रोटेक्ट करना, एंड अप्लायंसेस, घर की चीजों को, यानी जो भी डिवाइस लगे होते हैं अप्लायंस और डिवाइस, उसको प्रोटेक्ट करना बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूअली हाई इलेक्ट्रिक करंट, यानी अनवांटेड करंट फ्लो होने से पहले ही फ्यूज जो है ब्रेक हो जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय, यूजुअली मेटल का बनाया जाता है, एलॉय का नहीं बनाया जाता, ठीक है, एलॉय भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, ठीक है, ये हालांकि एग्जैक्ट आंसर शब्दों में नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ताकि थोड़ी सी भी करंट अगर बढ़े तो ये तुरंत मेल्ट होकर पिघल के टूट जाए, ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए और घर में जो महंगी चीजें लगी हैं वो बच जाएं, वो ना खराब होने पाए। तो अपने शब्दों में आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इधर से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थोड़ा सा भी आप लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर 2.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मिला करके 5 नंबर बनाना रहता है, तो छोटा भी लिखेंगे तो चलेगा। समझ आई बात? तो इसको जरूर प्रिपेयर करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना है इस साल, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल पढ़ के जाएंगे छोटे छोटे, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी तक तो नहीं आए, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा इसको, मैं यहां नहीं करा रहा। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, वही QIT के ऊपर बेस्ड है, जो अभी हम बना रहे थे, ये भी आपसे बन जाएगा, एक बार देख लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है जो अभी हमने बनाया है। हाँ, ये पढ़ेंगे किलोवाट आवर, घर में जो रीडिंग ली जाती है वो इसी से ली जाती है। किलोवाट आवर क्या है, जिसको यूनिट भी बोलते हैं, तो कभी ये क्वेश्चन यूनिट के नाम से आ जाता है, कभी किलोवाट आवर के नाम से आ जाता है, तो एक बार इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। किलोवाट आवर पढ़ लेना है, जो मैं मार्क करा रहा हूं ना। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, चाहे तो बना लीजिए, चाहे तो छोड़ दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आएगा तो सीधा एक क्वेश्चन आएगा। अभी तक मैं बोल रहा था ना कि 2 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 2 छोटे छोटे टुकड़े मिला करके 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आए तो ये सिंगल क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए, सिंगल दावेदारी रखता है। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो यहां तो कभी नहीं दिखेगा, 2009 में, 2010 में, बीच में कभी नहीं आया है, लेकिन इस साल इसको प्रश्न बैंक में भी डाला गया है, आपके मॉडल पेपर में भी डाला गया है, आदर्श पेपर में भी डाला गया है, इसलिए इसको आपको इस साल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो सिंगल आएगा और 5 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, प्रभावित। तो एक होता है लेंथ, भाई रेसिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला ही होता है ना जी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, या सिंपली R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आप याद रखिए, रेसिस्टेंस का ये डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है ना। तो देखो लेंथ जो है ये तो ऊपर आता है न्यूमरेटर, लेंथ बढ़ा दोगे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया नीचे आता है क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया अगर बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, बस ये 2 चीज याद रखिए, लिखते जाइए फटाफट, ठीक। तो देखिए लेंथ, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R proportional to L, so longer the wire will have more resistance, यानी जितनी लंबी तार होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। एरिया, तार की मोटाई, जितना मोटा तार होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उतना रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, उसमें करंट उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर तो वैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम कर दोगे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, अपने शब्दों में लिखना है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब उतना समय नहीं कि मैं इसको समझाऊं, नहीं तो मैं आराम से इसको आपको एक्सप्लेन करता। तीसरा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, हर मटेरियल का स्वभाव भी तो अलग अलग होता है, किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, समझ आई बात। तो नेचर ऑफ द मैटर पर भी डिपेंड करता है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे फॉर द बोर्ड एग्जाम 2025। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी आएगा तो सिंगल आएगा, याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में, आपके आदर्श पेपर में और प्रश्न बैंक में डाला गया है, तो इस क्वेश्चन को भी इस साल आपको बहुत ज्यादा वेटेज देकर के प्रिपेयर कर लेना है। कम से कम 3-3 लाइन तो आपको पढ़नी है इसमें, आप ज्यादा भी प्रिपेयर कर सकते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए, दूसरी किताबों से
इस्तिफादा हासिल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अगला जो क्वेश्चन है वो यहां जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन जो है ना, तीन क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं इस चैप्टर में, जो आएंगे तो सीधा 5 नंबर के लिए आएंगे, सिंगल क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो ऊपर गुजर चुका बड़े नंबरों के लिए, अभी जो हम दिखा रहे थे रेसिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, उसके फैक्टर जो है, लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल, एक ये क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन और हैं आपके सामने, दो नहीं बल्कि तीन है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं भैया, बड़े बड़े। उसमें से एक ये है कि भाई लेबल डायग्राम बनाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का या सीरीज कॉम्बिनेशन का, दोनों दोनों महत्वपूर्ण है दोनों। हालांकि ये 2024 में आ गया है तो 25 में नहीं आएगा। सीरीज वाला भी आया था तो वो भी 25 में मुश्किल है आ जाए, देख लेते हैं। जो भी 2024 में नहीं आया है उसको आप इस साल प्रिपेयर करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 2024 में डायरेक्ट पूछ लिया, तो इस साल आने की संभावना इसकी कम है, तो भैया इसको अपन स्किप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको पढ़े रहिएगा। जब पूछता है तो क्या क्या पूछता है देखना। एक आपसे पूछेगा सर्किट डायग्राम, ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं ना, सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए सर्किट डायग्राम पूछेगा। दूसरा बोलेगा ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, तो खाली हेडिंग हेडिंग बना के टेबल को खाली छोड़ देना है, हेडिंग हेडिंग भरना है, टेबल बना के खाली छोड़ देना है। और तीसरा 3 प्रिकॉशन लिखना रहता है, 3 प्रिकॉशन, जो आपको यहां मिल जाएगा यहां इस क्वेश्चन में। तो ये देखो इस क्वेश्चन से ही उठा के, हालांकि इसमें तो 3 ही दिया हुआ है, मैं आपको आगे और कुछ दिखाऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, आप कोई भी 3 याद करके आप चिपका सकते हैं। तो ये देखो, ये सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है और ये 5 नंबर के लिए आता है सीधा। अब यहां दिख रहा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 2024 में आ गया, तो 25 में तो संभावना नहीं है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर फिर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। समझ आई बात, कुछ भी घुमा फिरा के आ जाता है। तो एटलीस्ट इसका डेरिवेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो, और इनके सर्किट डायग्राम, ये आपको याद रखने हैं। और प्रिकॉशन तो आप 2-3 याद कर लीजिए, उसको हर क्वेश्चन के साथ आप चिपका सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के जो प्रिकॉशंस होते हैं, प्रिकॉशन बोलते हैं सावधानियों को, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए बिजली के उपकरण चलाते समय, तो वो आप हर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चिपका सकते हैं। तो एक क्वेश्चन याद करो, सब में चिपका दो जहां भी पूछा जाए। तो इसी लिहाज से इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके प्रश्न बैंक में मॉडल पेपर में डाला गया है इस साल, आदर्श पेपर में। ठीक है, वो मैं आपको आखिरी में कटिंग दिखाता हूं। तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक, तो भाई ये पैरेलल वाला थोड़ा सा कम वेटेज रखता है इस साल 2025 के लिए, तो इस साल के लिए आप इसको माफ कर सकते हैं। सीरीज वाला आपको जरूर करना है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इसमें करना कुछ नहीं रहता, इसमें खाली डायग्राम आपको बनाना है। कभी डायग्राम देके नाम पूछेगा, कभी नाम देके डायग्राम बनवाएगा। तो वोल्ट मीटर का डायग्राम कैसे बनाना आपको, वोल्ट मीटर का डायग्राम ये बना हुआ है, वी लिखना है, ऐसे गोला बनाना है और ऐसे 2 लकीर खींच देना है, एक तरफ प्लस लिख देना है, एक तरफ माइनस लिख देना है। ठीक है, जंक्शन वायर यानी तार जहां मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जॉइंट लगाना है ऐसे, और एक तार ऐसे निकाले, नीचे ऊपर कहीं भी 3 तार दिखाना है और बीच में आपको ऐसे जॉइंट दिखाना है, दिस इज जंक्शन वायर। ठीक है, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस तो आप जानते हैं, ऐसे जिग जैग पाथ बनाइए और आर लिख दीजिए, रेसिस्टेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस दिखाना है, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस में यही रेसिस्टेंस बना करके ऐसे आप एक एरो लगा दीजिए। ये एरो ऊपर भी लगाया जा सकता है या नीचे भी लगाया जा सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे रेसिस्टेंस बनाए और एक एरो ऐसे बना के ये लाइन खींच देते हैं। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस के 2 तरीके हैं, एक ये और दूसरा ये। इसमें एरो ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज कैसे बनाना है, तो फ्यूज बनाने का तरीका होता है, एक तार ऐसे गया, ये गोला लगाए, फिर ऐसे गया, फिर इधर ऐसे गोला लगाए और फिर ये ऐसे निकल गया। तो आप बना के देख लेना। बैटरी, बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी बेसिकली बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है। सेल अपन ऐसे बनाते हैं, देखना, एक लकीर बड़ी, एक लकीर छोटी, और ऐसे बड़ी लकीर को पॉजिटिव, छोटी लकीर को नेगेटिव। ये किसका है, सेल का, SELL सेल है ये। और बहुत से सेल कंबाइन होकर बैटरी बनाते हैं, तो आपको ये बहुत सारा इधर दिखाना पड़ेगा, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, ऐसे इधर पॉजिटिव लिख दीजिए, इधर नेगेटिव लिख दीजिए, ये है बैटरी। तो बैटरी और सेल को थोड़ा सा देख के जाना आराम से, तो ये भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। एमीटर भी पूछ लिया जाता है, तो एमीटर पूछा जाएगा तो ए बनाना है, गोला लगाना है ऐसे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव कर देना है।
समझ आई बात? इस तरह से कोई भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, आपकी बुक में पूरा डायग्राम बना हुआ है, उनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते ही हैं। ठीक, तो आपकी प्रिपरेशन यही हो जाएगी अगर आप यहाँ देख के प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ये देखो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बनाते हैं, ऐसे बल्ब बनाने का तरीका इस तरह से भी है, जैसे ये बनाया, ऐसे बना दिया और ये गोला लगा दिया, ये बल्ब बन गया आपका। एक को इधर कर दीजिए, एक को इधर कर दीजिए, ऐसा, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। और ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेल मैंने आपको बता दिया, एमीटर भी मैंने आपको बता दिया, इनको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक, समझ गए? तो डायग्राम वाले जितने क्वेश्चन है भाई पढ़ लेना, वो पूछा जाता है, बार बार आता है। ठीक, अब ये बड़े न्यूमेरिकल तो यहां से नहीं आएंगे, इनको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक, ये भी आप इफेक्टिव रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने का भी टॉपिक न्यूमेरिकल में कभी कभार आया, पूछा जा सकता है, लेकिन अभी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे क्लास लेक्चर में हमने बनाया है। अच्छा, ये क्वेश्चन वही है जो हम ऊपर आपको बता रहे थे, वो जो हम बता रहे थे डोमेस्टिक घर में जो हम सप्लाई लेते हैं, कनेक्शन करते हैं, वो पैरेलल कनेक्शन में क्यों करते हैं, तो उसी को देख घुमा के पूछा है कि वाई सीरीज कनेक्शन आर नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। पूछ लेना वही चीज जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, घुमा फिरा के आंसर वही है जो उधर है, तो आप कहीं भी याद कर लीजिए, अपने शब्दों में लिख दीजिए। वाई ओनली टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी बल्ब में टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है, इसलिए सरल शब्दों में लिखना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वैसे मेल्टिंग पॉइंट से मतलब रहता है, बॉइलिंग से मतलब नहीं रहता, मेल्टिंग यानी वो टूट ना जाए। तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत टेम्परेचर झेलने के बाद भी वो नहीं फ्यूज होता, यानी मेल्ट नहीं होता, टूटता नहीं, इसलिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक वो सह सकता है अपने आप को, तो जरूर पढ़ लेंगे इसको। इस तरह के सवाल भी शायद बनाए जा सकते हैं, ये आराम से आप पढ़ के एक बार पढ़ेंगे प्रिपेयर हो जाएगा। अगला जो सवाल आपके सामने है, ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का डिफरेंस, ये इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस साल प्रश्न बैंक में और आपके आदर्श पेपर में, मॉडल पेपर में डाला गया है। तो भैया इसको पढ़ लीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, कम से कम 2 से 3 पॉइंट आपको बनाना है, क्योंकि आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको लिखना है, तो 2 पॉइंट से काम नहीं चलना है, 1 पॉइंट और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये भी आप जरूर 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 कोशिश करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे ना? उम्मीद है कि आप पढ़ लेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक, बाकी ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। हाँ, अब एक जो क्वेश्चन है इस साल जो 2025 के लिए आएगा, क्योंकि भाई सीरीज वाला और पैरेलल वाला, सीरीज वाला इधर देखो 2023 में आया था, शायद 24 में नहीं आया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप छोड़ देंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन 2025 के लिए, क्योंकि ये 23 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 24 में नहीं आया, 24 में आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, 25 में क्या आएगा, तो अब पढ़ने लो योग, जो 5 नंबर के खाली सिंगल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो ये हैं। आपको क्या प्रिपेयर करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें पहला चीज आपको प्रिपेयर करना है सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, दूसरा पढ़ना है ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, और तीसरा आपको पढ़ना है वही प्रिकॉशन, कम से कम 3 प्रिकॉशन आपसे पूछता है, ये 3 चीजें पढ़ लो सीरीज का। पैरेलल वाला भले छोड़ दो, समझ रहे हो ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन छोड़ दो देवियों सज्जनों। क्या पढ़ना है आपको 2025 के लिए, सीरीज कनेक्शन पढ़ना है, सर्किट डायग्राम पढ़ना है, उसके ऑब्जर्वेशन टेबल पढ़ने हैं, और इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल तो अपन नहीं बनाते सीरीज कनेक्शन में, इसमें अपन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो ये मैं ओम्स लॉ के लिए मुझे बताना था, ये मैंने गड़बड़ बता दिया, तो थोड़ा सा सुधार लेंगे। पहले ये चीज, ये जो 3 हेडिंग मैंने लिखी, ये ओम्स लॉ में पूछा जाता है, तो ये जो पहला टॉपिक है मान लेते हैं अपन ओम्स लॉ, तो ये आपका फिट इन बैठ जाएगा ओम्स लॉ में। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको ओम्स लॉ 2025 के लिए पढ़ना है इन हेडिंग्स के साथ, यानी सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल और 3 प्रिकॉशन ओम्स लॉ के अंदर। ठीक, और दूसरा सवाल जो रहेगा हमारा, वो आपको पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक, हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, वही एक सर्किट डायग्राम बनाना रहेगा आपको, सर्किट डायग्राम हो गया। दूसरा इसमें निकालना रहता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ऐसे निकालते हैं अपन, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रहते हैं जोड़ देते हैं अपन। तो इसका डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें ही पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता इसमें। इक्वेशन पूछा जाता है, कभी कभी डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका इक्वेशन बस पूछा जाता है। ये दो चीजें पढ़ लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। और तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था वो रेसिस्टेंस वाला, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो मैं सिंपल लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जैसे कौन कौन से फैक्टर थे? लेंथ, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टेम्परेचर, और नेचर ऑफ मटेरियल। इसको प्रिपेयर कर लेना। ये तीन क्वेश्चन बच्चों अगर पढ़ लिए ना, तो तीन में से कोई ना कोई दो आपको दिख जाएगा। समझ आई बात? या एक एटलीस्ट आपको दिखेगा, तो आपका 5 नंबर भैया सिक्योर हो जाएगा। बड़े क्वेश्चंस मात्र 3 पढ़ने हैं आपको, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो मैंने आपको बता रखा है। समझ आई बात? तो एक क्वेश्चन मेरे भाई ये जरूर प्रिपेयर कर लेना, जरूर 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 प्रिपेयर कर लेना, जरूर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओम्स लॉ आपको पढ़ना है, जो मैंने यहाँ सबसे नंबर 1 पर लिखा है, और ये 3 हेडिंग के साथ पढ़ना है। सर्किट डायग्राम, अब इसमें तो इन्होंने ये तो ग्राफ वाला टॉपिक उठा लिया है। राइट द ओम्स लॉ इन योर वर्ड्स एंड कोरिलेट बाय ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वी एंड आई का ग्राफ यहाँ बनाया नहीं है, ग्राफ बनेगा ऐसे ओम्स लॉ का, ये ग्राफ बनता है। ये लो भैया, चौथा मिस्टेक आ गया आपके सामने, ग्राफ बनावे नहीं किया। समझ आई बात? तो वी और आई का ग्राफ ऐसा बनता है ओम्स लॉ का। समझ आई बात? ठीक है। तो ओम्स लॉ अपने शब्दों में आप डिफाइन करिए। वी पर भाई डेफिनेशन तो लिखना रहता है, सर्किट डायग्राम भी बनाना है, और ऑब्जर्वेशन टेबल भी पूछ लेता है कभी कभी। यानी ये प्रिपेयर करना, 3 प्रिकॉशन प्रिपेयर करना जो मैंने यहाँ बताया, और ग्राफ भी चौथी चीज यहाँ पर मैंने बना दिया, वो आपने प्रिपेयर करना है। ये मिस्टेक जो था वो भी मैंने सुधार दिया, क्योंकि ग्राफ बनाया नहीं था। खाली ग्राफ थोड़ी ना होता है जी, एक्स और वाई एक्सिस। ग्राफ उसको थोड़ी ना बोलते, वो तो एक्सिस होता है। ग्राफ तो बीच की लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन बनती है इसके ग्राफ में, ठीक। तो उम्मीद है जो कुछ भी यहाँ पर करेक्शन हम कर रहे हैं वो अपनी पुस्तक में आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको जरूर आप इतना प्रिपेयर करिए। इसके बाद और कुछ चीजें देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन भाई पढ़ना है, कुछ भी करके कहीं से भी देखो। ये डायग्राम है, जरूरी नहीं है ऐसे एकदम छापना है, आसान डायग्राम बनाए जा सकते हैं। मैंने शायद वीडियो डाला होगा यूट्यूब में, अदरवाइज ऐप में मैंने तो अच्छे से पढ़ाया है इनको। तो जो स्टूडेंट हमारे वहाँ इनरोल हैं तो वो जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन रह गया है यहाँ पे पढ़ने लायक, ठीक। एक क्वेश्चन और है, हाउस होल्ड सप्लाई से पूछता है, 2024 में पूछा है। तो इस साल तो मुश्किल है कि वो पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप उनको जरूर प्रिपेयर करिए। ये क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ था। ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा। और अल्टरनेटिंग करंट तो मैंने पहले ही बता दिया, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच का डिफरेंस पूछता है। तो ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? जब भी सर्किट में, घर के सप्लाई में जब करंट ज्यादा होती है, तो घर की चीजें फिर ओवरलोड लेने लगती है। करंट की मात्रा ज्यादा हुई तो फिर ओवरलोडिंग हो जाती है मेन हमारी घर की सप्लाई में, ठीक है। इसका आसान मैं आपको आंसर बता देता हूं, और अल्टरनेटिंग करंट का देखते जाइए ना। ये जो आपके परीक्षा बोर्ड का आंसर है मुझे उतना कन्वीनियंट नहीं लगता, ठीक। तो इसको इजी शब्दों में यहाँ पर दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आप ये प्रिपेयर करेंगे फ्यूज का, ठीक। ये आपके मैंने मॉडल पेपर से उठाए हैं। तो फ्यूज एंड व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज वायर, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करिए 2025 एग्जाम के लिए। ये जो प्रिकॉशन वाला सवाल मैं बार बार बोल रहा था वो यहाँ है। 3 प्रिकॉशन आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए। इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन है, 3 से ज़्यादा, 3 एटलीस्ट आपको याद रखना है। इसको आप हर आंसर में चिपका सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखो 7 हमने यहाँ पर मार्क किए हैं, आप कोई भी 3 याद कर लेंगे। इसके अलावा ये जो ओवरलोडिंग और अल्टरनेटिंग करंट वाला है, ये आंसर बिल्कुल सही है, इसको आप जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहां से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। ओवरलोडिंग का आंसर ये एकदम सफिशिएंट आंसर है, मजेदार आंसर। देखिए, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन होम एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सेफ्टी लिमिट्स। हमारे घर में जो सेफ्टी लिमिट्स लगी होती है, यानी उससे ज्यादा मात्रा में अगर करंट होगी तो फिर घर के डिवाइसेस खराब होंगी। तो एक सेफ्टी लिमिट से ज्यादा जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है, देन द वायर गेट्स ओवरहीटेड।
तो घर की जो सप्लाई वाले तार होते हैं वो फिर गर्म होने लगते हैं, ठीक है, और इसी इफेक्ट को ओवरलोडिंग बोलते हैं। समझ आई बात? तो ये सबसे कन्वीनियंट आंसर है, आप लिख लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस, जिसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू ऐसे चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी अल्टरनेटली चेंज होता रहता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो सिंपल डेफिनेशन है, आप इस क्वेश्चन को अवश्य प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि ये 2024 में आया हुआ है, 25 में नहीं आएगा, लेकिन एज ए जनरल ओवरव्यू ये आपको पता होना चाहिए। कहीं घुमा फिरा के कहीं लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं बीच में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, समझ गए? तो बस इसमें इतना ही है। न्यूमेरिकल का ध्यान रखिएगा, 2-3 न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं और जो नहीं भी बताए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। 3 क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको 5 नंबर के लिए एनी हाउ मार के जी के जैसे चाहे वैसे प्रिपेयर करना पड़े कर लीजिए। वो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। पहला है ओम्स लॉ, 3 हेडिंग के साथ प्रिपेयर करना, क्योंकि ये मॉडल पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर और प्रश्न बैंक में डाला गया है इसी तरह से। और ग्राफ भी प्रिपेयर कर लेना, साइड में दिख रहा है, और इसका एक्सप्रेशन, ओम्स लॉ का डेफिनेशन, सब कुछ ओम्स लॉ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन इस साल आपको पढ़ना है, पैरेलल नहीं पढ़ना है, और रेसिस्टेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको, वो 4 चीजें आपको पढ़नी है। समझ गए? इसके अलावा छोटे छोटे डेफिनेशन जैसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, ऊपर जो जो छोटे छोटे टॉपिक गुजरे हैं वो मैंने सब बता दिया। फ्यूज हो गया, होम डोमेस्टिक होम के जो सर्किट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, इक्का दुक्का न्यूमेरिकल हो गया। तो इन सबको भाई पढ़ के जाओ तो आपका 5 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस, लेकिन कम से कम 3 डिफरेंस प्रिपेयर करना, 2 से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इतनी चीजें पढ़ लीजिए। ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, वोल्ट मीटर जंक्शन, ये आपको बुक से देख के प्रिपेयर कर लेना, सभी डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना, ये भी इस साल पूछा जा सकता है, इसके भी चांसेस है। प्रिकॉशन यहाँ से पढ़ लो या मैंने लास्ट में जो दिखाया वहां से पढ़ लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन छोड़ देना भाई, इस बार मत पढ़ना, हालांकि इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन 24 में आया है इसलिए 25 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको अभी चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसके बाद स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना भाई, ये भी आपके मॉडल पेपर में डाला गया है, ठीक है। ये किलोवाट आवर पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन कंबाइन करके बनाए जाते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ लेना, करंट के ऊपर I इक्वल टू क्यू इंटू टी, ये फैक्टर मैंने पहले ही बता दिया, ये पढ़ना ही है आपने। तो बस थोड़ी देर अगर आप जमे रहेंगे तो आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा जी, बहुत मुश्किल नहीं है। जितनी देर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उसी में खाली देख देख के पढ़ लोगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लो, पोटेंशियल पढ़ लो, न्यूमेरिकल पढ़ लो, समझ आई बात? इतनी चीजें, बहुत ज्यादा नहीं, हो गया जी, प्रिपेयर हो गया ये ठीक है। तो बताना कैसा लगा वीडियो, मजा आया नहीं आया? नहीं भी आया होगा तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अब तो बन गया है ना जी। तो ठीक है, इसी के साथ फिर चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 घंटे के ऊपर ही वीडियो चली गई, ठीक।